अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एसिड रेन, जिसे हम एसिड डेपोजिशन भी कह सकते हैं, एंड स्मोक को डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, रिड्यूसिंग स्मोक एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। सो डिटेल के लिए लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड रेन एंड स्मोक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ना है उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस देख लें। सो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट इज एसिड रेन, हाउ डज इट इफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, उसको डिटेल से देखेंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मोक एंड एक्सप्लेन द प्लूटेंट विच आर द मेन कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। सो हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एसिड रेन। स्टूडेंट, एसिड रेन क्या है? द रेन वाटर which have pH less than 5, यानी ऐसा बारिश का पानी जिसकी pH 5 से भी कम हो जाए, हम उसको एसिड रेन कहते हैं। स्टूडेंट, एसिड रेन की कॉजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले इसकी हिस्ट्री देख लें। स्टूडेंट, सबसे पहले इसको ऑगस्ट स्मिथ ने डिस्कवर किया था, और इन ग्रेट ब्रिटेन मिड 17 सेंचुरी, यानी 17 सेंचुरी के मिड में ऑगस्ट स्मिथ ने इसको ब्रिटेन के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, इसके बाद इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया, और इसकी इफेक्टिवनेस का या इसके ख़तरे का तब हमें अंदाज़ा हुआ जब ये 1950 में सीरियस, बहुत ही सीरियस किस्म का इन्वायरमेंटल प्लूटेंट बन के सामने आया। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन 1950s जब ये सीरियस इन्वायरमेंटल प्लूटेंट बन के सामने आया, तो उसके पीछे रीजंस क्या थी। आप डिफरेंट तरह की फैक्ट्रीज देख रहे हैं। उस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज़ में और स्पेसिफिकली ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रही थी। सो लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि ये जो स्मोक एग्जॉस्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में, ये उल्टा किस तरह से हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम 1950s में बन के आया सामने। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ कंटेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो नेचुरली इन्वायरमेंट में पाई जाती है, यानी कि कोई पोल्यूटेंट नहीं है हमारे लिए ख़ास लिमिट तक। लेकिन स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जब ये बारिश के पानी के साथ मिलती है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड। सो इस कार्बोनिक एसिड की वजह से कुदरती तौर पे बारिश का जो पानी है उसकी pH 5.6 तक रहती है। सो ये नॉर्मल है, हमें इससे मसला नहीं है। ऑल्दो ये एसिडिक है, बट ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि पानी जो खालिस प्योर पानी है उसकी जो pH है वो 7 होती है। सो एसिड रेन का जो वाटर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, वो pH उसकी 5.6 तक है। सो ये भी आपको MCQ आ सकता है, ये एसिडिक नहीं है। अगर ये 5 से भी कम होगी तो फिर ये एसिडिक कहलाएगी। अब वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये pH 5.6 से भी नीचे जा रही है, वो कॉजेज हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, उसके दो ही मेजर कॉजेज हैं। एक है SOZ यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स, एंड NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। स्टूडेंट, सल्फर के ऑक्साइड लाइक SO2, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा स्टूडेंट SO3 के अंदर, और ये SO3 पानी यानी बारिश के पानी में मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्मोक एंड सम मेटालिक ऑक्साइड इन एयर, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू H2SO4। स्टूडेंट, ये जो H2SO4 है डेफिनेटली ये रेन वाटर में शामिल होगा, और जब रेन वाटर में ये एसिड शामिल होगा तो pH 5.6 से कम होके 5 या 5 से भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन का लेवल कितना है। सो हम इसको ऐसी बारिश जिसमें H2SO4 शामिल हो जाए, सेम इसी तरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो भी इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऐसी बारिश एसिड रेन कहलाती है। दीज एसिड गेट मिक्स्ड विद रेन। अब दो तरह की स्टूडेंट्स एसिड रेन है। अच्छा, याद रखिए डेपोजिशन का वर्ड यूज किया गया, वेट डेपोजिशन, ड्राई डेपोजिशन।
स्टूडेंट यहाँ पे ना एक बात आपने याद रखनी है कि एसिड रेन को ना हम एक और नाम देने वाले हैं एसिड डेपोजिशन। एसिड डेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरह की डेपोजिशन है, वेट डेपोजिशन एंड ड्राई डेपोजिशन। अब वेट डेपोजिशन क्या और ड्राई डेपोजिशन क्या है? स्टूडेंट्स अब होता क्या है कि हवा में मौजूद SO(Z) या NO(Z) NOx हवा के चलने के बाद वो ऐसे रीजन में ये ऑक्साइड्स पहुंच जाएं जहां पे बारिश होने वाली है या नमी है। सो बारिश या नमी में ये ऑक्साइड्स मिलेंगे और लिक्विड यानी रेन या मिस्ट या वहां पे स्नो है, सो हम उसको बोलेंगे वेट डेपोजिशन। यानी बारिश वाले इलाके में या जहां नमी है या इवन के जहां बहुत ज्यादा बर्फ है वहां पे ऑक्साइड्स पहुंचेंगे तो इनके बाद जो डेपोजिशन होंगे ना वो वेट डेपोजिशन है। अच्छा, ड्राई डेपोजिशन, डेजर्ट्स में पहुंच जाए अगर ये गैसेस एयर के फ्लो की वजह से, सो डेजर्ट में जो एयर है वो एयर अब एसिडिक एयर होगी। सो क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड NOx, सो लाइक डेजर्ट्स, सो डेजर्ट्स के अंदर जब ये ऑक्साइड्स पहुंचेंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ड्राई डेपोजिशंस। जी स्टूडेंट्स, अब ये टेम्परेरी एसिड रेन क्या है? अब स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इन सम कंट्रीज HCl released after volcanic eruption। सो HCl वॉल्केनिक eruption के बाद रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो ये HCl भी जब गैस की फॉर्म में रिलीज होता है और अब डिपेंड करता है ये वेट डेपोजिशन में जाता है या ड्राई डेपोजिशन में जाता है, और उसके बाद ये गैस डेफिनेटली डिपेंड करता है किस तरह की डेपोजिशन में जाती है। सो HCl की वजह से जो हमारे पास रेन कॉज होगी, क्योंकि वो टेम्परेरी है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड अ टेम्परेरी एसिड रेन, क्योंकि हर दफ़ा एसिड रेन में HCl शामिल नहीं होगा। सो ये टेम्परेरी टाइम यानी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और ये स्पेसिफिकली तब आता है जब उस आसपास के एरिया में कहीं वोल्केनिक करप्शन हुई हो और उस वोल्केनिक करप्शन से HCl गैस रिलीज होती है, तो उसकी वजह से जो रेन कॉज होगी वो टेम्परेरी एसिड रेन कहलाएगी। सो ये आपको MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के नुकसान क्या हैं? स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट है लीचिंग ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड कैल्शियम। स्टूडेंट्स, अब ये लीचिंग से मुराद क्या पहले हम समझ लें। लेट्स से हमारे पास ये एक चट्टान है, पहाड़ है, और ये इस पहाड़ी सिलसिले के आसपास, लेट्स से ये मैं पहाड़ बना रहा हूँ, और लेट्स से मैं कहता हूँ जी आसपास एक छोटा सा रिवर है, ये हरियाली है यहाँ पे, और उसके आसपास यहाँ पे एक रिवर है। जी स्टूडेंट्स, अब होगा क्या इस रिवर में? सो लेट्स से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस दरिया को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो आप लोग भी जानते हैं इसमें माइरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक मैं इसमें से एक मछली, एक फिश को बनाता हूं यहाँ पे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फिश को बनाता हूं, जी जी स्टूडेंट्स, लेट्स से ये एक फिश है, अब उसको एग्जैक्टली तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, और ये फिश का जो जिस तरफ से वो अगर आप उसकी अगली साइड देखें तो यहाँ पे गिल्स होते हैं, गिल्स, स्केल्स बोलना चाहिए, तो स्केल्स उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं, और ये गिल्स की मदद से वो क्या करती है, गिल्स की मदद से वो जो पानी है उसको वो इनटेक करती है और यहाँ से निकालती है, और इस पानी में जो ऑक्सीजन है वो उसके ब्लड में यहाँ से क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है, यानी वो गिल्स की मदद से सांस लेती है। स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि लीचिंग ऑफ मेटल से मुराद क्या है? अब फ़र्ज़ करो ये पहाड़ हैं और इस पहाड़ी सिलसिले वाले इलाके में यानी जिस जगह पे बारिश होती है, और वो जो बारिश है स्टूडेंट्स उसमें वेट डेपोजिशन है, डेफिनेटली वेट डेपोजिशन इन एसिड रेन। सो अब जैसे ही इन चट्टानों के ऊपर बारिश पड़ेगी जिनमें एसिड होगा, सो स्टूडेंट्स उन एसिड्स के इन मेटल्स के साथ रिएक्शंस होंगे, और बदले में क्या होगा, ये मेटल्स जो कि इस पहाड़ में पाई जाती हैं, लाइक उसमें एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं, मर्करी है, लेड है, कैडमियम है, तो ये रॉकी स्टोन है, यानी पहाड़ों में से ये मेटल्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होंगी।
सो जैसे ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट होंगी पहाड़ों में से और बारिश के पानी के साथ बहती हुई, ये मेटल्स स्टूडेंट्स किस में शामिल हो जाएंगी? पानी में, इन द फॉर्म ऑफ आइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन द फॉर्म ऑफ आइंस, लाइक एल्यूमिनियम +3 है, मरकरी +1 भी आता है, उस पर +2 भी आता है, डिफरेंट तरह के उस पर चार्जेस आते हैं, वेरिएबल चार्ज आता है। इस तरह लेड है स्टूडेंट, लेड पे भी +2, कैडमियम, कैल्शियम है, कैल्शियम, यानी इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ पहाड़ों में से ये मेटल्स लीच बाहर आ जाती हैं और लीच होने के बाद आसपास के जो वाटर बॉडी होंगी उसमें शामिल हो जाएंगी। अब ये मेटल्स जो हैं, इनमें अगर बात करें लेड की, मरकरी की, तो ये हैवी मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स लीचिंग के बाद ये जो मेटल्स हैं जो आइंस की फॉर्म में है, जब ये पानी में शामिल होंगी तो पानी में शामिल होने के बाद जो मारीन लाइफ है पानी के अंदर, उसमें फ़िश आती है, उसमें डिफरेंट तरह के और भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बर्ड्स हैं जो इन फिश को खाते हैं। सो होगा क्या कि ये पॉइजनस मेटल लाइक मर्करी एंड लेड, दे आर वेरी पॉइजनस इन नेचर। सो ये फिश के थ्रू बर्ड्स में भी जाएंगी और उनको भी डैमेज करेंगी और फिश को भी डैमेज करेंगी और बाकी माइरीन ऑर्गेनिजम्स को भी डैमेज करेंगी। सो लीचिंग ऑफ मेटल लाइक मर्करी एंड लेड एंड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये जैसे ही पानी में आती हैं तो स्टूडेंट्स मारीन लाइफ को डैमेज करते हैं। अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं हज़ारों मछलियाँ, हज़ारों परिंदे इस प्रॉब्लम की वजह से सीरियसली डैमेज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ मुर्दा हालत में नज़र आ रही हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लीचिंग ऑफ मेटल है, एसिड रेन की वजह से लीचिंग ऑफ मेटल है। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है क्लॉग्स द गिल। अब हाई कंसंट्रेशन, अगर किसी समंदरी जगह पे या तालाब में लीचिंग ऑफ मेटल पहाड़ों में से बहुत ज़्यादा हो गई है और आसपास जो वाटर बॉडी है उसके अंदर एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, सो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, वो एल्यूमिनियम फिश के जो गिल्स हैं उनको वो क्लॉग यानी ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, वो मछलियाँ सांस नहीं ले पाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। सो क्लॉग्स द गिल्स। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से मुराद क्या है कि आसपास वो इलाका जो सब्जा है, जहाँ पे यानी जहाँ पे सब्ज जगह है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे डेफिनेटली प्लांट ग्रो करेंगे। सो लेट्स से मैं यह कहता हूँ जी यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं और आप लोगों ने पढ़ रखा है 15th चैप्टर में स्टूडेंट्स के प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे कैल्शियम आइंस होते हैं, वहाँ पे पोटेशियम होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे उसके अलावा अगर पोटेशियम के अलावा बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स नाइट्रेट्स होंगे और वहाँ पे फॉस्फेट्स के आइंस होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, अब ये क्यों है यहाँ पे आइंस की, इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये आइंस पड़े हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स इनको एज अ न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन एसिडिक सॉइल, एसिड रेन के बाद जो ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हाइड्रोजन H+ की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो H+ की मिकदार बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, यहाँ तो ये H+ के साथ मिल जाएंगे और यहाँ तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्राइड जो है उसमें से कैल्शियम रेडिली प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि इन एसिडिक सॉइल में मौजूद H+ आइंस ने या तो न्यूट्रिएंट्स को ऐसी हालत में बदल दिया है जिसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो न्यूट्रिएंट्स की जगह पे आ गए हैं और वो एसिडिक इन्वायरमेंट रूट हेयर्स को क्या करेगा स्टूडेंट्स, डैमेज करेगा, जिससे ओवरऑल जहाँ पे लगी हुई फसल एसिडिक सॉइल में नहीं रह पाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लीच कर दिया, निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। सो ये भी इफेक्ट ऑफ एसिड रेन है। डैमेज बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे किसी मोनूमेंट की यानी किसी बड़े से मुजस्मे की बात करते हैं, आपको ना स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं ये मुजस्मा रफ हो चुका है, डैमेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, बड़े बड़े मुजस्मे हैं, उनमें जो बिल्डिंग्स ब्लॉक में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन के बने होते हैं वो। अब एसिडिक रेन में स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल साल्ट है, जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो स्टूडेंट्स ये बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल नहीं है बल्कि ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल साल्ट है।
अब होगा क्या स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही कैल्शियम सल्फेट में चेंज होगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल मटेरियल से सॉल्युबल मटेरियल में आ गया। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल मटेरियल है, और इस सॉल्युबल मटेरियल के बाद क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि वो रहा ही नहीं कैल्शियम कार्बोनेट, कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट, वो आहिस्ता 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 कैल्शियम सल्फेट रिश्ता जाएगा नीचे आता जाएगा। सो वो जो स्टैचूज हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जो मार्बल की बनी है, लाइमस्टोन की बनी है, वो एसिड रेन की वजह से खराब हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप ना सैंपल के तौर पे कुछ इमेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, जो एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब हम पढ़ने वाले हैं स्मॉग को। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज एसिड रेन, बता दिया। हाउ डज इट इफेक्ट्स अवर इन्वायरमेंट, वो भी मैंने बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्मॉग को। जी स्टूडेंट, स्मॉग जो है ना, वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फोग प्लस स्मोक, या इसको हम सूट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो स्मोक है, आपने जुबान ज़द-ए-आम ये बात सुनी है, हर सर्दियां आने से पहले स्मोक आती है। दो तरह की स्मोक है, रिड्यूसिंग स्मोक एंड द सेकेंड वन इज फोटोकेमिकल स्मोक। स्टूडेंट, दोनों को हम पढ़ेंगे और दोनों को हम विजुअलाइज भी करेंगे। अब रिड्यूसिंग स्मोक जो है, उसका दूसरा नाम है क्लासिकल लंदन स्मोक या सल्फरस स्मोक। लंदन में चूंकि पहली दफा ऑब्जर्व की गई थी। स्टूडेंट्स, हाई कंटेंट होता है स्मोक के अंदर, यानी ऐसी स्मोक जिसके अंदर स्मोक जो है, फोग तो होगी। फोग क्या है स्टूडेंट? फोग एक्चुअली एयर प्लस वाटर जो कि मिस्ट की फॉर्म में है, मिस्ट मिलकर फोग बनती है। स्टूडेंट, ये अब सर्दियों में क्यों बनती है? क्योंकि सर्दियों में ना ठंड होती है और पानी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो डेंस हो चुका होता है। उस डेंस वाटर के अंदर जब एयर शामिल हो जाती है तो वो हैवी होके नीचे आती है, जिससे फिर वो फोग बनती है। यानी फोग बनने के लिए ना वाटर मिस्ट यानी कि नमी ज़रूर होनी चाहिए हवा के अंदर। स्टूडेंट, अब उसमें अगर धुआं भी शामिल हो जाए तो वो स्मोग है, खतरनाक चीज़ है वो। अच्छा, अब चलते हैं रिड्यूसिंग। अब ऐसी स्मोक जिसमें जो स्मोक शामिल हो रहा है फोग के अंदर, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा हो, मिकदार ज़्यादा हो, उसको हम रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो SO2 मौजूद है स्टूडेंट, ये किसी भी हवा में मौजूद दूसरे केमिकल से ऑक्सीजन हासिल कर लेगा। लाइक अगर मैं बात करता हूँ AO2, को एक अननोन केमिकल है, सो ये क्या करेगा, उससे ऑक्सीजन लेगा और अपने आप को कन्वर्ट करेगा SO3 में। सो SO2 से SO3 में आ गया ये। स्टूडेंट्स, इसने खुद को क्या किया? ऑक्सीडाइज। अब खुद को तो ऑक्सीडाइज किया, अब खुद को ऑक्सीडाइज किया, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस। सो ऑक्सीडाइज होने वाला एजेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स वाई एयर के अंदर अगर SO2 है तो केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर है। मेन कॉज, इसकी जो मेन कॉज है वो कंबस्टन ऑफ कोल है, कोयला है। यानी कि हम गाड़ियों में, आपको पता है, फ्यूल बर्न करते हैं, कोयला भी बर्न होता है डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर। सो कोल की कंबस्टन से हवा में आपको बता चुके हैं SO2 आएगी, और फिर जो फोग में जब वो शामिल होगा तो स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक बनेगी। आप ना ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, पाकिस्तान में जो विंटर जब आता है तो आप ये स्मोक से आपको बड़े मसाइल भी आते हैं। आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। अब चलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। स्टूडेंट, फोटोकेमिकल स्मोक को ना सबसे पहले लॉस एंजलिस में देखा गया था, यानी अमेरिका की एक रियासत है। हम फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। सो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया। सो फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। स्टूडेंट, जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ना, उसके अंदर H2O2 होता है, HNO3 होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ओजोन होता है, जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, याद रखिए, इरिटेंट भी है और ये टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। अभी केमिकल्स किस तरह से बनते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में रिव्यू करते हैं। स्टूडेंट, जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हाइयर कंसंट्रेशन, लाइक O3, ओजोन की ना हाइयर कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, इसकी एक और निशानी है, ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं।
फोटोकेमिकल स्मोक को, ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज बोलते हैं लू को, यानी एक हेज चलती है, यानी आपको ना ये स्क्रीन पे जो आपको कंडीशन नजर आनी है, हेजी कंडीशन है, विच इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ना याद रखिए, फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए जरूरी क्या है कि हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों। अच्छा, केमिकल रिएक्शन ऑफ प्लूटेंट इन द एयर। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इन प्लूटेंट इन द एयर, अब ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको प्लूटेंट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, प्राइमरी प्लूटेंट जब सेकेंडरी प्लूटेंट में कन्वर्ट होते हैं, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स हो और केमिकल रिएक्शन हो प्लूटेंट्स के दरमियान जो एयर में मौजूद हैं। अच्छा, इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है डेफिनेटली ड्यू टू प्लूटेंट गैशियस प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, जो मेन रिएक्टेंट हैं जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे, उनमें NO है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। अब NO क्या करता है स्टूडेंट्स, NO कैसे बनता है? सबसे पहले याद रखिए, नाइट्रोजन है हवा में, ऑक्सीजन है हवा में। जब बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट या थंडरस्टॉर्म होता है, तो थंडरस्टॉर्म के नतीजे में, यानी कि जब बिजली कड़कती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उस दौरान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है, इनका रिएक्शन होता है और NO प्रोड्यूस होता है, और थोड़ी देर बाद ही ये NO दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट होता है, विच इज येलोइश एंड ब्राउनिश इन कलर। अब ये जो थंडरस्टॉर्म होता है ना, इस थंडरस्टॉर्म के नतीजे में ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होता है और उससे ओजोन क्रिएट होता है। फिर ये इन प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्शंस होते हैं और फिर बाकी प्लूटेंट्स क्रिएट होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से याद रखिएगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हवा के अंदर, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन के साथ रिएक्ट करके H2O2 में कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीजन, यानी ये कैसे बनता है ये भी बताया। अच्छा, नाइट्रिक एसिड डेफिनेटली जो NO2 है, बाद में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो आपको मैंने यहाँ बताए थे वाटर ड्रॉपलेट्स, उन वाटर ड्रॉपलेट्स में शामिल होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स में शामिल होने के बाद नाइट्रिक एसिड बनाएगा। यानी थोड़ा मैंने आपको बताया कि H2O2 कैसे बनेगा, नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा, फिर ये ओजोन और नाइट्रिक एसिड के आपस में रिएक्शंस होंगे और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और शामिल होते हैं, लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उनके रिएक्शन के बाद फिर एक नया कंपाउंड बनता है पैन। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो पैन है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, पैरोक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ये एक इरिटेंट है, ये बात पहले हो चुकी है। अच्छा, ये मैंने कोशिश की है कुछ रिएक्टेंट्स किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक के अंदर बनते हैं आपको बताएं। तो मेनली इसमें जो किरदार है स्टूडेंट्स, नाम से बताया जा रहा है, फोटो यानी लाइट, फोटो केमिकल स्मोक यानी ऐसी स्मोक जिसमें लाइट की वजह से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे और वो फिर आगे फोग में शामिल हो जाएंगे, सो उससे जो स्मोक बनेगी वो फोटोकेमिकल स्मोक होगी। दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? इसमें H2O2 है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इजीली वाटर अलग हो सकता है और इसमें से ऑक्सीजन अलग मिलेगा। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 और O, सो दैट्स व्हाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी कंडीशन फॉर स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन है सफिशिएंट, यानी सफिशिएंट NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है वो हो, VOCs वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड कंडीशन सनलाइट, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितने भी रिएक्शंस हैं, लाइक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, सनलाइट या इलेक्ट्रिक स्पार्क जो थंडरस्टॉर्म से मिलेगा तभी तो NO बनेगा और वो NO2 में कन्वर्ट होगा, वो HNO3 में कन्वर्ट होगा और वो फिर आगे स्मोक का हिस्सा है, फोटोकेमिकल स्मोक का। तो सनलाइट जरूरी है, सनलाइट होगी तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट वाले रिएक्शन हो सकेंगे। सो सम ऑफ द रिएक्शन में टेक्स एट रैपिड रेट, दूसरा रिएक्शन की रफ्तार भी तेज रहेगी एनर्जी होने की वजह से। मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो मूवमेंट है वो स्टैग्नेंट हो, मस्ट बी लिटिल स्टैग्नेंट, सो दैट रिएक्शन विल नॉट डिस्टर्ब, यानी कि किसी जगह पे एक रिएक्शन हो रहा है, सो अगर एयर मूव करेगी तो रिएक्टेंट मूव करते रहेंगे और रिएक्टेंट जब मूव करते रहेंगे स्टूडेंट्स तो वो डिस्टर्ब रहेंगे, उनका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो ज़रूरी ये है कि फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना वो स्टैग्नेंट हो, रुके हो, एयर मूव ना करे, ताकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NOHB, VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और स्टैग्नेंट एयर, रुकी हुई एयर में प्रॉपर रिएक्शन हो, रिएक्शन के बाद क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, H2O2, HNO3, पैन, ओजोन, और ये जो हैं फिर आगे हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करेंगे, एक्ट लाइक अ स्मोक, विच स्मोक इज स्पेसिफिकली कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको एसिड रेन और स्मोक अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब मैं इनके कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। MCQs का पैटर्न आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कुछ प्रीवियस टॉपिक के MCQs भी कवर करते हैं, जिससे हमें वो भी रिवाइज हो जाते हैं, और रेलेवेंट फ्रेश टॉपिक को भी MCQ के तौर पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड, फिर हम लेक्चर वाइंड अप करेंगे। pH रेंज ऑफ द एसिड रेन, एसिड रेन की जो pH है वो क्या होती है? अच्छा, जो 5.6 है ना, वो आपको पता है कि वो नॉर्मल, लेस देन 5, राइट आंसर इज लेस देन 5। जो लेस देन 5 है हम उसको कंसिडर करते हैं वो ट्रूली एसिडिक रेन है। सेकेंड MCQ, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन इज एन इरिटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट इफेक्ट्स, आज आपने पढ़ा है जी स्टूडेंट्स, आंसर दीजिएगा इसका। राइट आंसर इज अल्फा, आईज, आई इरिटेंट है। नेक्स्ट MCQ, द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अब ये प्रीवियस लेक्चर में से MCQ आया है स्टूडेंट। एटमॉस्फेयर, एयर का जो हिस्सा है वो सारे का सारा एटमॉस्फेयर, गैसेस का, और अप टू 1000 किलोमीटर था ये। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर, रॉकी क्रस्ट का जो सारे का सारा पोर्शन है वो हम लिथोस्फेयर में पढ़ते हैं। और इसके बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ये 100 किलोमीटर डेप्थ ज़मीन के नीचे तक भी आपको लिथोस्फेयर ही मिलेगा, जहाँ पे अर्थ क्रस्ट और मेंटल, यानी कि अर्थ क्रस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है मेंटल, और उससे नीचे कोर, अपर कोर तक जो पोर्शन है मेंटल पूरा, और अपर कोर तक जो पोर्शन है वो लिथोस्फेयर में आता है। Which of the following is not the essential function of gases present in the atmosphere to maintain life? जी कहता है जी, which of the following is not, इनमें से कौन है जो नहीं है essential function of gas present in the atmosphere to maintain life, जिसका जरूरी इतना फंक्शन कोई नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, बिल्कुल ठीक है। These gases allow all the radiation to fall on earth. Nitrogen is used to nitrogen fixing bacteria जो कि plants की roots में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ABD यानी अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तो सही बातें कर रहा है। C यानी चार्ली, These gases allow all the radiation to fall on earth, गलत है। सारी रेडिएशन अर्थ में नहीं आते, आपको पता है फिल्टर लगा होता है, और फिल्टर करने के बाद जो लेस हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यानी कि जो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, वो आती हैं, और हार्मफुल रेडिएशन को फिल्टर कर लिया जाता है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के टॉपिक में आपको ये डिटेल से बताया था। सो दीज रेज अलाउ ऑल द रेडिएशन टू फॉल ऑन अर्थ, ये फंक्शन नहीं है गैसेस का। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर प्लूटेंट इज सेकेंडरी प्लूटेंट, इनमें से कौन है जो सेकेंडरी प्लूटेंट है? स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें तो आप लोगों ने सेकेंडरी प्लूटेंट्स एंड प्राइमरी प्लूटेंट्स की एग्जांपल्स याद की थी। सो सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स की एग्जांपल में थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट में ही आते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल भी प्राइमरी प्लूटेंट। अच्छा, ओजोन, खाली जो ओजोन है O3 वो हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट की एग्जांपल में आपको मैंने पढ़ाया था। अब नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है NOx, स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NOx, ये भी हमने आपको प्राइमरी प्लूटेंट में पढ़ाया था। लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाते जाएं कि जो हमारे पास जो NO था वो हमारे पास बेसिकली मेनली प्राइमरी प्लूटेंट था। अब ये फाइनली बाद में दोबारा से ऑक्सीजन से कनेक्ट करने के बाद या रिएक्ट करने के बाद, ऑक्सीजन से दोबारा से रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है NO2 के अंदर। तो इस लिहाज से हम इसको सेकेंडरी प्लूटेंट में काउंट कर सकते हैं। मेनली NO जो है ना वो प्राइमरी प्लूटेंट में आता है,
NO2 जो है ये सेकेंडरी प्लूटेंट में, लेकिन बहुत सारी बुक्स में NO2 को भी प्राइमरी प्लूटेंट में ही शामिल किया जाता है। सो हम इन गिवन ऑप्शंस को सामने रखते हुए जो हमारा क्लोजेस्ट आंसर बनता है ना, वो बीटा बनता है, क्योंकि ओजोन विदाउट एनी कंट्राडिक्शन सेकेंडरी प्लूटेंट है। बाकी NO2 कुछ बुक्स में प्राइमरी है और कुछ बुक्स में सेकेंडरी भी लिखा हुआ है, बाकी सारे प्राइमरी हैं। सो हम मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर देते वक्त ये बता देंगे बीटा। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि NO2 कुछ बुक्स के मुताबिक ये प्राइमरी प्लूटेंट में भी शामिल है, लेकिन मैंने बताया किस लिहाज से सेकेंडरी में है। आफ्टर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन दे विल कन्वर्ट इनटू NO2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, बिल्कुल ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल ठीक है। नॉट हाईली पॉइजन, गलत। हाईली पॉइजनस सही है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन? इनमें से एसिड रेन का कौन कंपोनेंट? अच्छा, HCl टेम्परेरी एसिड रेन का कंपोनेंट है, याद रखिएगा, पढ़ाया आज आपको। HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, जो H2O2 है ना, ये नहीं है। सो H2O2। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट MCQ है वो ये है, अ सब्सटेंस विच इज कॉमनली प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड डज नॉट पोल्यूट एटमॉस्फेयर इज? इनमें से कौन है जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करता? कार एग्जॉस्ट का मतलब है जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसमें सल्फर का ऑक्साइड भी होता है, वो धुएं में ऑक्सीडाइज्ड केमिकली होता है ना, NO2 भी होता है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। अब दोबारा पढ़ लें, द सब्सटेंस विच इज कॉमनली प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम एंड डज नॉट पोल्यूट एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है ना, राइट आंसर है, ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी नहीं करती, बाकी जो गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी करती हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज एसिड रेन? इनमें से कौन है जो एसिड रेन कॉज करता है? वेरी सिंपल, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन कॉज करता है, राइट आंसर है C। जी, द एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिफिकेशन या रॉक्स की, कैन लीच द मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड एंड कैल्शियम। इनमें मर्करी और लेड जो है ये हैवी मेटल्स हैं, इनका ताल्लुक D ब्लॉक से होता है। विच कॉज, ये क्या करती, डैमेज करती हैं लीव्स को, बिल्कुल ये लीव्स को डैमेज करती हैं। कैसे डैमेज करती हैं स्टूडेंट्स लीव को? जैसे ही ये हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये प्लांट की स्टेम है और ये रूट्स हैं, सिंपल सी बात है, जब रूट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स रूट्स में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे एसिडिक सॉइल की वजह से। सो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो प्लांट्स के लीव्स हैं स्टूडेंट्स, वो लीव्स डेफिनेटली डैमेज होंगे। सो डैमेज द लीव्स, बिल्कुल ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज मेटल्स इन फिशेस, बिल्कुल, जब किसी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, आसपास पानी का यानी ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर है, सो होगा यही कि रॉक्स में से मेटल्स लीच होके वाटर में शामिल होंगी और वाटर में फिर वो फिशेस जो हैं उनको वो उसमें एक्यूमुलेट होंगी। उन फिशेस को फिर बर्ड्स यूज़ करेंगे खाने के लिए और वो बर्ड्स भी एक्यूमुलेट होंगे, आगे से ये फूड चेन पूरी डिस्टर्ब होगी हमारी, बिल्कुल ठीक है। डैमेज द बिल्डिंग मटेरियल डैमेज होता है एसिड रेन से, बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिड रेन में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। सो ये सारे के सारे राइट आंसर हैं, ऑल ऑफ अबव, डेल्टा। आई होप स्टूडेंट्स के इस छोटे से क्विज प्रोग्राम से आपका कॉन्सेप्ट रिव्यू हुआ। हम बाकायदगी के साथ 2-2, 3-3 लेक्चर्स के बाद क्विज अरेंज करते हैं ताकि आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की रिवीजन भी होती रहे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपने MCQs और आज का लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ लिया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अच्छा, इजाज़त लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो ओजोन है यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है ये ट्रोपोस्फेरिकल ओजोन है, यानी ये ट्रोपोस्फेयर में पैदा होने वाली ओजोन है। जो नेक्स्ट लेक्चर में ओजोन पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन है। वो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि आगे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।